नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी पायलट और सेवक बैच में हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप सभी को पता भी है और आप कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। चलो, तो अविदेश जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार हैं। मेरा कमेंट्स नहीं जाता है सर जी, जाता है भैया। ठीक है। सूर्य प्रताप भी हमारे साथ हैं। इंद्र यादव हैं। कुमारी हेमलता, शिवम, सभी की गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम स्वीकार होगी। और मेरे प्यारों, इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ हम अपने इस इतिहास की क्लास को सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है। अब कल की जो मैं आपको बताऊं, तो कल मेरी मैराथन क्लास थी, तो इसलिए आपकी ये क्लास ना हो पाई। और कल भी मैराथन क्लास है तो कंटिन्यू चल रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल तो ले पाऊं। ठीक है ना। तो जहां तक है, क्योंकि आपका प्यार ही इतना जो है कि भाई साहब डटन ही ना देता कहीं भी, तो इसलिए मैं देखूंगा कि कल जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर क्लास आपकी लेकर रहेंगे। ठीक है। कोशिश करूंगा पूरी। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अब बेहतरीन तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी की सभी मुझे थंब का निशान लगाकर बताते चलेंगे कि सर जी हम रेडी हैं और अब क्लास स्टार्ट की जाए। ठीक है। तो जल्दी से एक बार सभी जो है थंब का निशान लगाकर जरूर मुझे अवगत कराएंगे कि सर जी हम अब ठीक है रेडी हैं और क्लास स्टार्ट करते चलें बहुत बढ़िया तरीके से। विद्याधर 1019 से। अच्छा, चलो गुड मॉर्निंग जो है सभी की स्वीकार होगी। और मेरे प्यारों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होने वाला है कौन सा सर जी? पाल वंश। वे यहीं डाल देना, ठीक है ना। सैन वंश। ठीक है। कौन सा वंश होगा? तो इसे भी हम कर लेंगे पाल वंश व सैन वंश, क्योंकि दोनों के दोनों वंश बंगाल में आए हैं। कहां पर है सर जी? बंगाल में। तो इसी के साथ हेडिंग डाल देना है बंगाल का पाल वंश। पहले तो आप सभी हेडिंग डालेंगे सर। ठीक है। तो सभी को हेडिंग डाल देना है क्या? बंगाल का पाल वंश। ये आप डालेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बंगाल का ऐसे लिखेंगे। कौन से? बंगाल का जो पाल वंश है। कौन से वंश की बात तो होगी सर? बंगाल का पाल वंश। ये आपको हेडिंग डालना है बढ़िया तरीके से, और सभी डालते भी चलेंगे बंगाल का पाल वंश। मेरे प्यारो, शशांक की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु की बात कह रहे हैं सर जी? शशांक। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में एक सदी तक, कितने सदी की बात होगी सर जी? एक सदी तक अव्यवस्था व अराजकता का जो माहौल व्याप्त हो गया था, क्योंकि शशांक के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो बंगाल की जो जनता है, ठीक है ना, वहां की मतलब कि कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चला सके। तो जैसे ही शशांक की मृत्यु होती है, तो शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में एक सदी तक, मतलब कि एक शताब्दी तक, ठीक है ना, अराजकता और अव्यवस्था का माहौल व्याप्त हो चुका था। बंगाल की जनता ने इस अव्यवस्था और अजारकता का जो माहौल है, इससे ग्रसित तो ज्यादा ही हो चुके थे। तो एक मेरे प्यारो एक शासक था, गोपाल नाम होगा, और गोपाल को अपना राजा स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में जो पाल वंश आया है, तो पाल वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो हम बताएंगे सर जी जो है गोपाल होंगे। तो बंगाल का पाल वंश आप सभी डालेंगे, और मैं आशा करूंगा कि हर पॉइंट आपकी समझ में आता चलेगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है। चलो, यदि बात आएगी सर जी बंगाल का जो है, बंगाल में जो पाल वंश है, इसके संस्थापक की यदि मुझसे बात होगी, तो मैं तो बता दूंगा भैया इसका जो संस्थापक है वो कौन होगा? तो आप बताएंगे सर गोपाल कर देना। ठीक है, यहां लिख दो। संस्थापक की बात होगी तो सर आप क्या बताएंगे? तो गोपाल आपको संस्थापक बता देना है, जो 750 से लेकर
770 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है, ठीक है ना। सर आप भी पाल वंश से ही संबंधित हैं, ठीक है ना। अरे चलो यहाँ आ जाओ। तो यदि गोपाल की बात होगी तो आप बताएंगे सर 750 से लेकर और कब तक, तो आप बताएंगे 770 एडी तक ये गद्दी पर बैठा है। कौन सर जी? गोपाल आपको बताना होगा कौन बैठा है। तो हम बताएं सर, गोपाल की बात होगी तो 750 से 770 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है वो गोपाल मेरे प्यारों, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कौन से धर्म का अनुयायी था, तो हम बताएं सर जी, तो आप बता देना बौद्ध धर्म का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म की बात होगी सर जी? तो आप बता देना बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये आप बताना है, ठीक है। चलो जी, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो गोपाल है वो कौन से धर्म का, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये आपको बताना है। चलो, एक मेरे प्यारो तिब्बती लामा व इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था तारानाथ। आपने पढ़ा भी होगा। कौन से हैं सर जी? तिब्बती लामा एवं प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ ने मेरे प्यारो जो है बताया है, या उनके अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण भी करवाया था। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो आता है क्वेश्चन कि ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किस शासक ने करवाया, या पाल वंश के किस राजा ने करवाया? तब आपकी सुंदर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए सर जी, ये तो गोपाल ने करवाया था, ठीक है। अब किसके अनुसार की बात होगी, तो हम बताएंगे सर जी तिब्बती लामा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है बढ़िया तरीके से, तिब्बती लामा, ठीक है। और तिब्बती लामा ये लिखेंगे तिब्बती लामा वे क्या होगा सर जी? प्रसिद्ध इतिहासकार। कौन से इतिहासकार की बात होगी मेरे प्यारो? तिब्बती लामा एवं प्रसिद्ध इतिहासकार। और इतिहासकार का नाम क्या है सर जी? तिब्बती लामा एवं प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ ने, ठीक है। तारानाथ के अनुसार कौन से नाथ की बात होगी सर? तो हम बताएंगे तारानाथ के अनुसार गोपाल ने मेरे प्यारो, तारानाथ के अनुसार तो आप लिखेंगे किसने? गोपाल ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। गोपाल ने ओदंतपुरी में, सबसे सुंदर क्वेश्चन है, ओदंतपुरी में, ठीक है ना, किसमें? ओदंतपुरी में मठ का निर्माण, एक मठ था, एक मठ का निर्माण करवाया। ये आपको लिख देना है। किसके निर्माण की बात होगी सर जी? तो मठ का निर्माण करवाया। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तिब्बती लामा वे प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहासकार का नाम क्या होगा? तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। तो ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन बोर्ड पर है, और मेरे प्यारो ये पूछा जाता है। बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था जो फैली हुई है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसकी बात होगी सर जी? बंगाल में जो आंतरिक जो अव्यवस्था फैली हुई है उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बंगाल में फैली हुई आंतरिक अव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मत्स्य न्याय के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्या सर जी? तो आप बताना बंगाल की आंतरिक अव्यवस्था को, जो बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली थी, तो आपको बताना है बंगाल की, सर जी किसकी होगी? बंगाल की आंतरिक अव्यवस्था को मेरे लाडलो, आंतरिक अव्यवस्था इस तरीके से लिखना है। बंगाल की आंतरिक अव्यवस्था को क्या बोला गया है? तो हम बताएं सर जी, हाँ, मत्स्य न्याय, इस तरीके से लिख देना है। मत्स्य न्याय कहा गया है। कौन सा? मत्स्य न्याय कहा गया है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। आता है क्वेश्चन क्या? बंगाल की जो आंतरिक अव्यवस्था है, बंगाल की आंतरिक अव्यवस्था को क्या बोला गया है? तो हम बताएं सर मत्स्य न्याय कहा गया है। यदि क्वेश्चन आएगा
तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे रहे होंगे, आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के बाद मेरे प्यारो, गोपाल का एक लड़का होगा, उत्तराधिकारी के रूप में पाल वंश की गद्दी पर विराजमान होगा, जिसका नाम होगा धर्मपाल। आपने पढ़ा है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगले राजा की तरफ चलेंगे, एक सेकंड, और हेडिंग डाल देंगे धर्मपाल। अगला राजा होगा और राजा का नाम क्या होगा सर जी? धर्मपाल। अब धर्मपाल की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, ये कब से कब तक गद्दी पर बैठा है? तो 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। धर्मपाल की यदि बारे में बात होगी तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कितनी बार मुझसे परीक्षा में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। यदि बात होगी इसका समय सर जी, तो आप बता देना 770 एडी से लेकर, एडी का मतलब है ईस्वी से लेकर 810, 40 वर्षों तक इसने शासन किया है, ठीक है। कितने वर्षों तक? तो आप बताएंगे 770 एडी से लेकर 810 एडी तक। ये आपको बताना है, किसकी बात होगी? धर्मपाल की बात होगी, 770 से 810 तक। ये कौन है? आप बताएंगे धर्मपाल जो होगा मेरे प्यारों, गोपाल का पुत्र था, ठीक है ना। किसका? गोपाल का। ये भी क्वेश्चन आता है, गोपाल का पुत्र, ऐसे ही लिख देंगे ना, गोपाल का पुत्र होगा धर्मपाल। 770 एडी से 810 एडी तक ये गद्दी पर बैठा है, ठीक है। चलो जी मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं, एक गुजराती कवि हैं सुड्ढल, सुड्ढल नाम था उनका, गुजराती कवि होंगे। भारत में टोटल कितने मठ हैं सर जी? भाई ऐसे तो दे नहीं रखा, ठीक है ना, टोटल कितने मठ हैं तो ऐसे नहीं दे रखा, ठीक है। चलो, तो गुजराती कवि है, गुजराती कवि का नाम है सोढल ने एक उदय सुंदरी कथा में एक कथा थी, और उस कथा का नाम था उदय सुंदरी कथा में राजा धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है। मतलब जो उत्तर का जो क्षेत्र है, इस उत्तरापथ का स्वामी। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा जाता है, तब आपको बताएंगे सर जी वो तो राजा धर्मपाल को कहा जाता है। किसने कहा है भाई, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे सर जी गुजराती कवि होंगे। और बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर आपको चल रहा हूं। गुजराती कवि, कवि का नाम क्या होगा सर जी? तो आप बताएंगे सोढल। कौन से होंगे? तो आप बता देना गुजराती कवि, ये आप लिखेंगे सोढल, ऐसे कर देना है। गुजराती कवि सोढल ने उदय सुंदरी मतलब की कथा में, कौन सी में भैया? उदय सुंदरी एक कथा थी, ये आपको बताना है। उदय सुंदरी कथा में कौन सी कथा की बात होगी मेरे प्यारो? हम बताएंगे सर जी गुजराती कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में, ठीक है ना, धर्मपाल को, राजा धर्मपाल जो होंगे, धर्मपाल को मेरे प्यारो, किसको? धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरापथ का स्वामी, ठीक है ना, कौन सा उत्तरापथ का स्वामी पाल वंश के किस राजा को कहा जाता है? तो आप बताएंगे कहा था, तो पहले कहा था लिख देना है। तो किसकी बात है? गुजराती कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था। लेकिन कहा किसने? गुजराती कवि होंगे, नाम सोढल होगा, और किसमें? उदय सुंदरी कथा आपको बताना होगा। सर जी पीछे के राजा छोड़ दिए सर जी, कौन सा? गुरुजी मठ का निर्माण तो देवपाल ने करवाया था। हाँ, अब ये भी बात है, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां पर बंगाल की, कहां गए? ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण, कई इतिहासकारों का मानना है कि ये जो ओदंतपुरी में मठ का जो निर्माण है वो राजा देवपाल ने करवाया। लेकिन यदि मैं वास्तविकता की यदि बात करूं, ठीक है ना, जो इतिहासकारों ने माना है, कुछ का वहां पर पॉइंट जा रहा है, और जो अधिकांशतः मत मिले हैं, यदि मैं अभिलेखों के अध्ययन की तरफ चलूं, तो ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किसने? गोपाल ने ही करवाया है, ठीक है ना। चलो, ये भी आपकी समझ में आया होगा मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं, धर्मपाल को प्रतिहार शासक थे जिनका नाम था वत्सराज, क्योंकि आपने देखा होगा जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के किस राजा ने हिस्सा लिया था? तो आपको पता है धर्मपाल ने। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल को एक तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव,
और गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज दोनों ने पराजित किया था, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप स्पीड के साथ मुझे इसका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे सर जी? धर्मपाल को प्रतिहार शासक, इस तरीके से लिख देना है। किसकी बात है सर जी? धर्मपाल को प्रतिहार शासक, मैंने लिखवा दिए ये क्वेश्चन। धर्मपाल को किसकी बात होगी सर? प्रतिहार शासक। और शासक का नाम क्या होगा मेरे प्यारो? प्रतिहार शासक वत्सराज। वत्सराज वे, मतलब कि धर्मपाल को जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ है तो धर्मपाल को प्रतिहार शासक वत्सराज वे राष्ट्रकूट शासक थे सर जी। कौन से शासक की बात होगी? तो हम बताएंगे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। ठीक है ना, दोनों ने पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था, दोनों ने मार लिया। किसे भैया? पहले वत्सराज ने, और ठीक है ना, फिर ध्रुव ने पराजित किया था। ध्रुव ने तो वत्सराज को भी पराजित कर दिया। मैंने आपको कराया होगा किसमें सर जी? तो आपको, आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। किसमें कराया है? जब कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला है तो मैंने उसमें आपको ये पॉइंट कराए हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलो जी, अब दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी में डाल दूंगा। ठीक है, और यहां लिख देना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मेरे प्यारो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। जन कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है मेरे प्यारो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। किसने? राजा धर्मपाल। और ये कौन सी वंश का राजा है? राजा धर्मपाल ने की थी। तो ठीक है, ये भी आपको बताना होगा किसकी स्थापना की बात है। विक्रमशिला। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्मपाल ने विक्रमशिला, हाँ तो लिखता रहा हूं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक हरिभद्र नामक बुद्धिस्ट थे, उस समय के महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट थे मेरे प्यारो, नाम था हरिभद्र नामक बुद्धिस्ट या नामक बुद्ध, राजा धर्मपाल की सभा में रहते थे। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, यहां तक पॉइंट आपने लिखे होंगे। और हरिभद्र नामक बुद्ध विद्वान थे, तो आपको लिख देना है किसकी बात है सर जी? तो हम बताएंगे हरिभद्र, ऐसे लिखेंगे हरिभद्र नामक, नामक सर जी कौन से? हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान। ये आपको लिखना है बढ़िया तरीके से, हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान। ठीक है, कौन से विद्वान हैं? हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान। ठीक है ना, राजा धर्मपाल, ऐसे लिख देंगे, धर्मपाल की सभा में रहते थे। किसकी सर जी? राजा धर्मपाल की सभा में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, राजा धर्मपाल की सभा में रहते थे। यदि पॉइंट पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान किसकी दरबार में या सभा में? तो धर्मपाल की सभा में रहते थे। ठीक है, चलो जी, धर्मपाल के लेखों में इसे परम सौगात भी कहा जाता है। यदि मैं धर्मपाल के लेखों को पढ़ूं, किसकी सर जी? यदि पूछा जाता है तो यदि बात किसकी होगी, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यदि किसकी बात है? धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों को यदि पढ़ा जाए तो मेरे प्यारो इन्हें परम सौगात भी कहा गया है। ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है ना, तो बताना है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? धर्मपाल के लेखों में, किसके लेखों की बात है? तो धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के लेखों की बात होगी सर जी, यदि धर्मपाल के लेखों को पढ़ा जाए, धर्मपाल के लेखों में, लेखों में, ठीक है ना, उसे परम सौगात, कौन सी सौगात की बात होगी? तो हम बताएंगे सर जी उसे परम सौगात, इस तरीके से लिख देना है, परम सौगात कहा, अच्छा लिखो, नहीं लिख दो, कहा गया है। अब इसी के साथ मेरे प्यारो एक क्वेश्चन आता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी समाप्त ये हो गया धर्मपाल, इसी के बाद आता है देवपाल। मेरे प्यारो कौन सा अगला राजा होगा? देवपाल। और राजा देवपाल की बात होगी तो 810 से लेकर 850 एडी तक गद्दी पर बैठा है। इसने भी 40 वर्षों तक शासन किया है देवपाल ने।
किसने सर जी? देवपाल की बात होगी। और ये देवपाल जो है धर्मपाल का पुत्र है और पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। नाम होगा सर जी देवपाल। आपने पढ़ा भी होगा। बढ़िया भैया, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्लास पर ध्यान दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, मैं लिखूंगा देवपाल कौन है? देवपाल तो आप बताएंगे धर्मपाल का पुत्र, ठीक है ना। धर्मपाल का क्या होगा सर जी? ये धर्मपाल का पुत्र देवपाल, ठीक है। धर्मपाल का पुत्र है देवपाल। पाल वंश का मेरे प्यारो कौन से? तो हम लिखेंगे पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पाल वंश का सबसे कैसा राजा है सर? सबसे प्रतापी राजा था। सबसे प्रतापी राजा था, ये आपको बताना है। सबसे प्रतापी प्रतापी राजा था। इधर को हो जाओ भैया। अरे चलो, प्रतापी राजा था, ये करना है। तो धर्मपाल का पुत्र देवपाल पाल वंश का सबसे कैसा होगा? प्रतापी शासक था। नाम क्या था? तो आप बताएंगे सर जी इसका नाम है देवपाल। इसने, यदि मैं बात करूं उपाधि, भाई इसने उपाधि परम सौगात की उपाधि धारण की थी अपने पिता के नाम पर ही। मतलब जो है परम सौगात, इसने भी परम सौगात की उपाधि धारण की है। और मेरे प्यारों, यदि बात होगी राजा देवपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो आप बता देना मुंगेर को। तो पाल वंश के राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आप बताएंगे सर मुंगेर। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा पाल वंश के राजाओं की राजधानी, ठीक है ना, तो आप बता देना। देखो, यदि धर्मपाल के लेखों में देखो तो उसे परम सौगात कहा गया है। और परम सौगात की ही उपाधि किसने? पुत्र देवपाल ने धारण कर ली है। और मेरे प्यारों, राजधानी किसे बना दिया? मुंगेर को अपनी राजधानी बना दिया। किसने? तो आप बताएंगे राजा देवपाल ने। राजा देवपाल पाल वंश का राजा है जिसने गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा रामभद्र व मीर भोज को पराजित किया था। रामभद्र का नाम आपने सुना होगा। और उसी के बाद एक अयोग्य शासक था, 3 वर्षों तक शासन किया। इसी के बाद राजा मिहिर भोज गद्दी पर बैठते हैं और मिहिर भोज को भी पराजित कर दिया। किसने? देवपाल ने। तो आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? ठीक है ना, देवपाल ने। ऐसे लिखेंगे, किसकी बात है सर? देवपाल ने प्रतिहार शासक, कौन से शासक की बात होगी? तो यहां पर लिखना है देवपाल ने प्रतिहार शासक। सर जी शासक का नाम एक बार बता देना। प्रतिहार शासक रामभद्र, कौन से भद्र की बात है मेरे प्यारों? रामभद्र वे ठीक है ना, मिहिर भोज को, ठीक है, आप बताएंगे रामभद्र व मिहिर भोज को पराजित किया था। किसने? पाल वंश की राजा मिहिर भोज को क्या किया है मेरे प्यारों? पराजित किया, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देना है, पराजित किया था। वो कभी पिता धर्मपाल जब गद्दी पर बैठा, प्रतिहार शासक वत्सराज ने उसे पराजित किया। लेकिन जब पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा है तो इसने प्रतिहार शासक एक तो रामभद्र और दूसरे मिहिर भोज को पराजित कर दिया। किसने मेरे प्यारो? तो आप बताएंगे सर जी देवपाल ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, एक तारानाथ थे बुद्ध विद्वान तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का, क्या बोलेंगे, कौन से धर्म का सर जी? बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक व पुनर्संस्थापक कहा है। मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। तो बौद्ध धर्म में ऐसे कार्य किए इसने कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने मेरे प्यारो इन्हें क्या कह दिया? इन्हें बौद्ध धर्म का पुनरुद्धापक व पुनर्संस्थापक बोल दिया था, ठीक है। तो किसकी बात होगी सर जी? देवपाल की बात होगी। तो देवपाल से संबंधित क्वेश्चन है। इसी के बाद देवपाल के उत्तराधिकारी, आपको हेडिंग डाल देना है बढ़िया तरीके से सर, देवपाल के उत्तराधिकारी, ठीक है। अब इसके बाद तो भाई साहब, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ठीक है ना, पाल जो वंश है डगमगा जाता है, अयोग्य शासक आने लग गए हैं। इसके बाद बैठेगा विग्रहपाल। कौन है सर जी? तो आप बताएंगे विग्रहपाल, ये आपको बता देना है विग्रहपाल, ठीक है। चलो जी,
विग्रहपाल ने 850 से 854 तक शासन किया। इसी के बाद आ जाता है मेरे प्यारो नारायण पाल। कौन सा? नारायण पाल, ये आपको लिख देना है। इसी के साथ कौन सी पाल की बात होगी? नारायण पाल। तीसरे की बात होगी मेरे प्यारो राज्यपाल। इस तरीके से करेंगे। कौन सा होगा? राज्यपाल, ये आपको बताना है। चौथे की बात होगी तो आप बताएंगे गोपाल सेकंड। कौन सा होगा सर जी? गोपाल सेकंड गद्दी पर आता है। इसी के बाद विग्रहपाल। कौन सा? विग्रहपाल। वैसे तो ठीक है, विग्रहपाल, फिर आ जाता है आपका मदन पाल, और ये अंतिम शासक होगा। कौन सा? तो मैं बताऊं कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बता देना बस मदन पाल था। इतना क्वेश्चन इससे होगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और मेरे प्यारो पाल वंश का संस्थापक कौन सी धर्म का अनुयायी था। ये पॉइंटों को आप याद कर लेना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सर जी अरब यात्री हाँ, इसे भी लिख देना है। ये भी पॉइंट रह गया, इस पॉइंट को भी लिख देना। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, ये लिखेंगे सर जी। कौन सी यात्री की बात होगी? अरब यात्री। ये और पॉइंट लिख देना है, अरब यात्री सुलेमान। कौन सा सर जी? अरब यात्री सुलेमान। ठीक है ना, देवपाल के दरबार में भारत आया था। ठीक है, या देवपाल के शासन काल में, किसके शासन काल की बात होगी? देवपाल के शासन काल में भारत आया। ये पॉइंट और आपको लिख देना है। भारत आया यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। और उसने इसे मरुआ कहकर पुकारा था। किसको सर जी? देवपाल को। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना, और आएगा तो निश्चित तौर पर आप करेंगे। अभी एक जो है भैया का रीसु शर्मा कह रहे हैं, ऋषु शर्मा, सर लेख किसको बोलते हैं? तो किसी, एक तो होता है प्रशस्ति लेख, मैं बताऊं, ठीक है। प्रशस्ति ऐसे होगा, प्रशस्ति लेख। ये प्रशस्ति लेख क्या है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसाओं का उल्लेख करना प्रशस्ति लेख कहलाता है। मतलब कि प्रशंसा वगैरह, उसका कार्यकाल, उसकी शासन की नीतियां, उसका प्रशासन, ठीक है, सारी चीजों का जो लिखना ब्यौरा, उसे हम प्रशस्ति लेख मतलब लेख बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो, अब यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मेरे प्यारो पाल वंश के तुरंत बाद, ठीक है ना, कौन सी वंश की बात होगी? तो पाल वंश के तुरंत बाद बंगाल में आ जाता है। आपको लिख देना है बंगाल में, बंगाल का सेन वंश। मेरे प्यारो कौन सा वंश होगा? सेन वंश। ये आपको लिखना है। वैसे तो ये दक्षिण भारत के कर्नाटक के थे, लेकिन बंगाल में शासन किया है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में जो शासन स्थापित होता है, वो शासन होता है सर जी सेन वंश का। इसकी बात होगी सेन वंश का। 1 और 5 सेम नाम है। 1 और 5 कहाँ है? अच्छा, विग्रहपाल सेकंड कर देना इसे, सॉरी। ये विग्रहपाल सेकंड होगा, ये विग्रहपाल है, ये विग्रहपाल सेकंड होगा। चलो, अब क्या होगा सर जी? पाल वंश के पतन उपरांत बंगाल का शासन किसके हाथों में चला जाता है? तो सेन वंश के हाथों में चला जाता है। सेन वंश की जो स्थापना है वो सामंत सेन ने, किसने सर जी? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड नामक स्थल पर की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं इसकी जो है सेन वंश की स्थापना, यदि हमसे पूछा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट, यदि आएगी बात, तो आप बताएंगे सर जी स्थापना किसने की है? तो आप बता देना सामंत सेन ने। कौन सी सेन की बात होगी? तो हम बताएं सर, सामंत सेन ने राड नामक स्थल पर। कौन सी स्थल की बात होगी? राड नामक स्थल पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राड नामक स्थल पर कौन सी वंश की स्थापना कर दी? तो बंगाल में सेन वंश की स्थापना कर दी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारो, इसी के बाद गद्दी पर बैठेगा विजय सेन। ठीक है, उसके बाद बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन के बाद आता है लक्ष्मण सेन।
तो आपको हेडिंग डाल देना है सामंत सेन के बाद गद्दी पर आता है मेरे प्यारो विजय सेन। आपको हेडिंग डाल देना है विजय सेन के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। और विजय सेन की यदि समय की बात होगी तो आप 1095 से लेकर 1158 ईस्वी तक कर देंगे। 1095 एडी से लेकर 1158 तक गद्दी पर 63 वर्षों तक शासन किया है। किसने सर जी? विजय सेन ने। कब तक? 1095 से 1158 तक। ये और मेरे प्यारो परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इस विजय सेन ने जो है धारण की है। यदि उपाधियों की बात होगी तो उपाधि मतलब पीछे भी राजा कई इन्हीं उपाधियों को धारण करते आए हैं। तो आप बताएंगे परमेश्वर। ठीक है, यदि मैं बात करूं भाई कोई भी उपाधि धारण कर लो, परमेश्वर परम भट्टारक, ठीक है ना, क्या होगा सर? परम भट्टारक, ऐसे करना है। परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज, इस तरीके से लिखना है। और भी राजाओं ने कईयों ने ये उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि किसने? विजय सेन ने धारण की है मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं, ये सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था जो सामंत सेन का पुत्र था। इसका? सामंत सेन का। ठीक है, तो यदि बात आएगी तो सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आप बता देना सर जी विजय सेन, जो इस सामंत सेन का जो पुत्र था। तो हम बताएंगे सर जी, आप बताएंगे कौन सी वंश की बात होगी? तो आप बता देना सेन वंश का मेरे प्यारो, सेन वंश का। वंश लिख देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेन वंश का प्रथम, सेन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। कैसे शासक की बात है सर जी? सेन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था ये बताएंगे। जिसने जिसने क्या होगा सर जी? सेन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, ऐसे लिखेंगे ना, जो सामंत सेन का पुत्र था। किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे सर जो सामंत सेन का पुत्र था। इतना आपको बताना है, सामंत सेन का पुत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कौन है सर जी? तो आप बता देना विजय सेन, जो 1195, माफी चाहूंगा 1095 से लेकर 1158 तक गद्दी पर बैठा है। राजधानी सर जी, इन्होंने राजधानी बनाई थी लखनौती को, और लखनौती जो बनाई है वो लक्ष्मण सेन ने बनाई है। तो वो ही बताई जाती है सर इनकी राजधानी, क्योंकि आगे वो बना रहा है। इसके बाद बल्लाल सेन आएगा, उसने विक्रमपुर को बनाया था। ठीक है ना, और जो मेन राजधानी थी वो लक्ष्मण सेन ने, और राजधानी थी लखनौती। आएगी, सारी पॉइंट आपके सामने आएंगे, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मेरे प्यारों, एक कवि थे धोई। धोई कवि का नाम सुना होगा। कवि धोई के एक देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की, जो विजय सेन है उसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। बताया जाता है कि विजय सेन ने नेपाल व मिथिला को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेपाल और मिथिला जो कहाँ पड़ती है सर जी? बिहार में मिथिला पड़ता है। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, और आप सभी जब बता रहे होंगे तो और बढ़िया होगा। कवि धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख किया गया है। तो लिख देना है कवि धोई द्वारा। मेरे प्यारों, किसकी बात होगी? कवि धोई द्वारा, कवि धोई द्वारा रचित। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। कवि धोई द्वारा रचित, ऐसे लिख देना है देवपाड़ा। कौन सी की बात होगी मेरे प्यारों? देवपाड़ा प्रशस्ति। अब मैंने अभी बताया प्रशस्ति क्या होता है, या प्रशस्ति लेख जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है ना, विजयों हो या उसकी प्रशंसा हो या जो भी चीज हो उसका उल्लेख किया जाना, वो प्रशस्ति लेख कहलाता है। तो कवि धोई द्वारा रचित देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में मेरे प्यारो विजय सेन की कौन सी? तो आपको लिख देना है विजय सेन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विजय सेन की क्या? तो हम बताएंगे सर जी विजय सेन की जो विजय वगैरह हैं,
विजय सेन की विजयों का नामोल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है तो आपको बता देना है। मतलब कि मैं बात करूं विजय सेन की क्या है, यशस्वी विजय लिख दो या विजय का जो है विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख या विजय का उल्लेख, यशस्वी ऐसे लिख देना, यशस्वी विजयों का उल्लेख किया गया है। किसका सर? विजयों का उल्लेख किया गया है। अब बात क्या होगी, उल्लेख तो कर दिया, अब क्वेश्चन पूछा जाए, यदि मैं आपसे पूछूंगा क्या सर जी कि देवपाड़ा प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन है, तो कवि धोई होंगे, ठीक है ना। और देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में, ठीक है ना, आपको बताना है जो है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में किसकी विजयों का उल्लेख किया गया है, तो विजय सेन। और विजय सेन मतलब कि कौन सी वंश का राजा है, सेन वंश का। और इसकी रचयिता कौन होंगे मेरे प्यारों, कवि धोई होंगे। ये आपने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। और आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, विजय सेन ने मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं, विजय सेन ने नेपाल व मिथिला को पराजित किया था। ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। विजय सेन ने, यदि आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर। विजय सेन ने नेपाल व क्या होगा सर जी, नेपाल व मिथिला को, नेपाल व मिथिला को पराजित किया था। क्या किया है मेरे प्यारों, नेपाल मतलब नेपाल व मिथिला को पराजित किया था, ये आपको बताना है। पराजित किया था, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे विजय सेन ने नेपाल व मिथिला को पराजित किया। अच्छा, हाँ सर जी, ठीक है ना, विजय सेन ने नेपाल व मिथिला को पराजित किया था, ये आपको लिख देना है। विजय सेन ने विजयपुरी व विक्रमपुर की स्थापना भी की थी। किसने सर जी, विजय सेन ने, ये हम लिखेंगे विजय सेन ने एक तो विजयपुरी, ठीक है, कौन सी पुरी की बात है, तो हम बताएं सर जी विजयपुरी वे विक्रमपुर, ठीक है, कौन सा होगा, एक सेकंड, विक्रमपुर, ये आपको बताना है। विक्रमपुर की स्थापना की थी। इसकी स्थापना, विक्रमपुर की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। अब इसी के बाद अगला जो राजा आता है, यहां तक पॉइंट कंप्लीट होंगे सभी के। अगला जो नेक्स्ट राजा आएगा वो होगा बल्लाल सेन, ठीक है। अगला अगला जो राजा है मेरे प्यारों, उसका नाम क्या होगा सर, इस तरीके से लिख देना, बल्लाल सेन। ये आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से, बल्लाल सेन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बल्लाल सेन की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारों ये 1158 से लेकर 1178 तक गद्दी पर बैठा है और 20 वर्षों तक शासन किया है। 1158 से लेकर 1178 एडी तक, ठीक है ना, ये गद्दी पर बैठा है जिसने मेरे प्यारों शासन किया 1158 से 1178 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बल्लाल सेन से भी, ठीक है। यदि शासन हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। बल्लाल सेन, ये आपको कर देना है। और उपाधि गौडेश्वर व निशंक शंकर की उपाधि इन्होंने धारण की है। बल्लाल सेन की यदि बात होगी तो उपाधि की बात होगी तो आप बताएंगे गौडेश्वर। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, यदि आएगा तो उपाधि की बात है तो मेरे प्यारों गौडेश्वर, इस तरीके से लिख देना है, गौडेश्वर एक निशंक, ऐसे लिखेंगे निशंक शंकर, निशंक शंकर की उपाधि, ठीक है ना, धारण की है बल्लाल सागर ने, बल्लाल सेन ने। तो ठीक है सर जी, विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। हाँ, विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था, ये तो सही है, ठीक है। चलो प्लीज सर, कुछ लड़के बताते हैं मैथ साइंस पर फोकस कर, क्या करा जाए, मतलब कुछ लड़के बताते हैं मैथ साइंस पर फोकस कर 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 क्या करा जाए सर जी, करो फोकस, कहीं और कर रहे होगे फोकस। चलो, संस्थापक व स्थापना में क्या अंतर है, अजय सैनी जी कह रहे हैं। यू भी बड़ा बेहतरीन जवाब पूछा है। संस्थापक का मतलब है जिसने नींव डाली है, ठीक है। और स्थापना की मतलब है, वैसे संस्थापक और स्थापना दोनों ही होंगे और स्थापना में समय भी दे दिया जाता है, ठीक है।
वैसे दोनों एक ही एक हैं, ठीक है। अब मैं स्थापना यदि करूं तो संस्थापक और स्थापना दोनों एक हैं, और समय और दे दिया जाता है और कुछ ना है, ठीक है। चलो, गौडेश्वर शंक शंकर की इसने उपाधि धारण की है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारो। 8वीं सदी की यदि मैं बात करूं से लेकर बंगाल में एक जाति प्रथा, जिसे वर्ण व्यवस्था में बोलूं, और एक कुलीन प्रथा, ये अपने चरमो उत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। आंदोलन भी चलाए हैं, सामाजिक आंदोलन। बल्लाल सेन एक दार्शनिक भी था, एक कवि भी है। बंगाल में जाति प्रथा और जो कुलीन प्रथा है उसे संगठित करने का जो श्रेय है वो बल्लाल सेन को जाता है, संगठित किया है। तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो जी, कैमरामैन फोकस करो, ये और फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको बताना है बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता देना। मेरे प्यारो, बंगाल की बात होगी सर जी, किसकी बात है? तो बंगाल, बंगाल में जाति कौन सी व्यवस्था होगी सर? बंगाल में एक तो जाति व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। और या मैं बोलूं जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तब आपको बताना है बल्लाल सेन को। तो बंगाल में जाति प्रथा, कौन सी प्रथा है सर जी? जाति प्रथा व कुलीन प्रथा, इस तरीके से लिख देना है। वे कौन सी प्रथा होगी? कुलीन प्रथा को मेरे प्यारो, कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय, ठीक है ना। कौन सी? संगठित करने का श्रेय आपको बताना है, संगठित करने का श्रेय, ठीक है ना, जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन हो, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए तो आप, ठीक है, तो आपको बता देना है क्या कि बंगाल में जाति प्रथा व कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? बल्लाल सेन को। और कुलीन प्रथा क्या थी मेरे प्यारो? उस वैवाहिक, मतलब कि वैवाहिक प्रथा का जो प्रचार किया गया उसे कुलीन प्रथा बोला गया। तो ये सारी बातें किसको जाती हैं, किसको श्रेय जाता है बंगाल में? तो बल्लाल सेन आपको बताना होगा। मेरे प्यारो, वर्ण धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने एक कुलीनवाद, ठीक है ना, सामाजिक आंदोलन भी चलाया है। किसने सर जी? बल्लाल सेन ने। तो ये बता देना है। और मैं आपको बताऊं, एक था सर जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बताना है एक दान सागर, कौन से सागर की बात होगी सर जी? दान सागर वे अद्भुत सागर, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। दान सागर वे, इस तरीके से लिख देना है। वे क्या होगा मेरे प्यारो? अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की, अद्भुत सागर ये आपको लिखना है। नामक जो ग्रंथ है, नामक ग्रंथ की रचना की किसने? नामक ग्रंथ की आपको बताना है सर जी, रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दान सागर की तो रचना कर दी, लेकिन अद्भुत सागर हो गया भैया अधूरा, तब मर गए। लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय, ठीक है ना, पूरा करने का श्रेय, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप बताएंगे लक्ष्मण सेन को। पूरा करने का श्रेय सर जी लक्ष्मण सेन को जाता है। पूरा करने का श्रेय लक्ष्मण सेन को जाता है, ये आप बता देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आप बताएंगे सर बल्लाल सेन ने। अद्भुत सागर रह गया अधूरा, तो इसे पूरा करने का, ठीक है ना, श्रेय यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अगला जो राजा आएगा ना उस लक्ष्मण सेन को जाता है। तो आप लक्ष्मण सेन अब गद्दी पर बैठाएंगे। सर जी कौन से सेन की बात होगी? तो हम हेडिंग डाल देंगे लक्ष्मण सेन, जो 1178 से लेकर, कब से सर? 1178 से लेकर 1205 एडी तक गद्दी पर बैठेगा। कब तक सर जी? 1205। तो ये आपको डाल देना है लक्ष्मण सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लक्ष्मण सेन से भी। जब लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा है, कब से? 1178 से 1205 तक ये जो है गद्दी पर बैठेगा मेरे प्यारों। और लक्ष्मण सेन जो है
सेन वंश का अंतिम प्रतापी शासक था जिसने संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया था और राजधानी लखनौती को बना दिया। मेरे प्यारो, तो आपको लिख देना है, लक्ष्मण सेन की बात होगी। सेन वंश का, कौन सी वंश की बात है हम बताएंगे सर जी, सेन वंश का। इस तरीके से लिखना है, सेन वंश का अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक, ठीक है ना। अंतिम क्या होगा, सेन वंश का अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक जिसने जिसने क्या कर दिया सर जी, जिसने संपूर्ण बंगाल पर, ये आपको बता देना है, संपूर्ण सेन वंश का अंतिम प्रतापी शासक जिसने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। क्या कर दिया सर जी, संपूर्ण बंगाल पर अधिकार, ठीक है ना, स्थापित किया। ऐसा क्वेश्चन आता भी है, लेकिन ये हमें याद करने के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की सेन वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था, तो मेरे प्यारो आप बता देना, लक्ष्मण सेन, जिसने संपूर्ण बंगाल पर क्या है, अपना अधिकार जो है स्थापित कर दिया, जिसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया। तो ये क्वेश्चन आता है, सेन वंश के राजाओं की राजधानी मेरे प्यारो पूर्ण रूप से लखनौती आपको बता देना है सर, क्या लखनौती, इस तरीके से कर देना है। राजधानी की बात होगी तो सर हम लखनौती बता देंगे, राजधानी क्या है तो आप लखनौती बता देना, ठीक है। मित्रों, जो लक्ष्मण सेन है, सेन वंश का जो राजा है, इसने गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को पराजित करके परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। किसको, राजा जयचंद को पराजित कर दिया। कौन सी वंश के हैं सर जी, गहड़वाल वंश के राजा हैं वो राजा जयचंद, जो कबीकर मोहम्मद गौरी से चंदावर के युद्ध में भी पराजित हुआ था, जिसकी पुत्री का नाम संयोगिता था। आपने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन ने, ठीक है ना, कौन सी सेन की बात होगी सर, लक्ष्मण सेन ने, ये आपको बताना है, लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल शासक, कौन से शासक है मेरे प्यारो, आप बताएंगे सर, गहड़वाल शासक शासक जयचंद को पराजित किया। किसको, जयचंद को पराजित करके मेरे प्यारो, पराजित कर दिया भैया, पराजित करके परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की, ये ऐसे लिख देंगे, परम भागवत की उपाधि धारण की। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण की। आ रही है बात समझ में, धारण की। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित करके, और कौन सी, तो भैया आप बता देना, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। मेरे प्यारो, गीत गोविंद एवं चंद्रलोक की रचयिता जयदेव, आपने पढ़ा होगा किसके दरबार में रहते थे, तो आप बताएंगे सर जी, ये तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। एवं पवन दूत के रचयिता भी हैं धोई, ये भी आप बता देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, किसके, गीत गोविंद, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, गीत गोविंद, ठीक है, गोविंद वे चंद्रलोक, इस तरीके से लिखना है, गीत गोविंद वे चंद्रलोक के रचयिता, और रचयिता का नाम क्या होगा सर जी, ठीक है ना, जयदेव। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जयदेव, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, गीत गोविंद वे चंद्रलोक के रचयिता, और नाम क्या होगा, जयदेव। वे पवन दूत, यही लिख दो, वे कौन सा सर जी, पवन दूत, ऐसे लिख देना है। पवन दूत के रचयिता, रचयिता कौन होंगे, धोई, ठीक है ना, रचयिता धोई, आपको बताना है। धोई लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे सर जी, कौन से, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे, ये आपको लिख देना है, दरबार में रहते थे, यहां लिख देंगे। आएगा क्वेश्चन, गीत गोविंद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और गीत गोविंद के रचयिता कौन होंगे, और चंद्रलोक के रचयिता जयदेव, पवनदूत की रचयिता धोई इसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। और मेरे प्यारो, 1202 ईस्वी में आपने गलत बताया है, अरब यात्री सुलेमान राजा मिहिर भोज के दरबार में आया, प्लीज चेक करना। सही है तो कृष्णा कुमारी कह रही है एकदम राइट है।
जब मीर भोज गद्दी पर बैठे हैं उसी समय, ठीक है ना, पाल वंश के राजा भी देवपाल गद्दी पर बैठे हैं। दोनों का समय आप देख लेना सेम है, ठीक है ना, क्योंकि देवपाल पालवंश के और उधर मिहिर भोज दोनों का युद्ध भी हुआ है, मिहिर भोज को पराजित किया है। तो उस समय मेरे प्यारो जो अरब यात्री सुलेमान है ना, वो भारत आया है। यदि पाल वंश पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, देवपाल। और यदि जो है गुज्जर प्रतिहार वंश पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मीर भोज, क्योंकि दोनों का समय समान चल रहा है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हिस्ट्री पर कम ध्यान दें, बुक से पढ़ लें। क्या सर? कुलदीप कुमार, तुमने एक ही चीज पर ध्यान रट लगा रखी है, ब्लॉक करवा दूंगा एक सेकंड में, जिंदगी में फिर कर भी ना पाओगे। नो, वो मुझसे ये कह रहे हैं, वो मुझसे ये कह रहे हैं, तुमने यू कॉपी पेस्ट कर करके पूरा जो भर दिया, यो हमारा जो है स्क्रीन बोर्ड, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर की मत देखो, ठीक है। चलो जी, अब बात आएगी मेरे प्यारो 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया मेरे प्यारो, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और आक्रमण करके, ठीक है ना, समाप्त कर दिया सेन वंश को। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं, यहीं लिख देना, बंगाल की गद्दी पर, बंगाल की क्या होगा सर जी, गद्दी पर शासन करने वाला, बंगाल की गद्दी पर शासन करने वाला, ठीक है, करने वाला अंतिम हिंदू शासक, करने वाला क्या होगा, अंतिम हिंदू शासक। ये आपको बताना है, अंतिम हिंदू शासक कौन था मेरे प्यारो, ये भी आप लिख देंगे, अंतिम हिंदू शासक। तो आप बताएंगे लक्ष्मण सेन था, ठीक है, लक्ष्मण सेन था। और इसी के साथ मेरे प्यारो आपका बंगाल की दोनों वंश हो गए समाप्त। और कल आपके चलेंगे, देखूंगा मैं, ठीक है ना, वैसे कल करवाएंगे, ठीक है, कल क्लास चलेगी आपकी कंटिन्यू। तो कल दक्षिण भारत के राजवंश, चोल वंश, इस तरीके से दो दो एक वंश और हैं, इन्हें और करेंगे, और फिर हम मध्यकालीन भारत की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बढ़िया तरीके से क्लास करते रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो फिर नेक्स्ट मिलेंगे कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।